होगी कि आज देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। तो गुजारिश टीम से ये है कि स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो चला दिया जाए ताकि देखने वाले जो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इसमें देखने वालों को मौका दिया जाता है बात करने का, सवाल करने का। देखने वाले जो हैं हमारे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से, लाहौर से, गुजरांवाला से, पाकिस्तान के तमाम ही इलाकों से नंबर आ गया। ये बहुत अच्छा हो गया जी। अब आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं किसी भी हवाले से, मुआशी मामलात के हवाले से, अपने इलाके के हवाले से और सेहत के हवाले से। जब हमारे सेगमेंट्स होते हैं, गो कि आज भी हमारा दूसरा सेगमेंट सेहत के हवाले से ही है, देखने वाले जो है वो सवाल करते हैं और अपनी सेहत के मुतालिक जो भी मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू रहती है। तो कल भी एक प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक कॉल मौसूल हुई जिसमें एक साहब थे, वो बात करना चाह रहे थे, कुछ सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन वो सेगमेंट ऐसा था कि उस वक्त जो है वो बात नहीं की जा सकती थी। तो ये आपके पास बेहतरीन मौका है, अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम में बात करना, अपनी राय का इजहार करना, तो प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। इसके ऊपर आप ज़रूर बात कीजिए। और कोशिश हमारी भी यही होती है कि जितने मेहमान यहाँ पर मौजूद हों, अवामी आरा जो मौसूल होती है, जो राय मौसूल होती है, आजकल थोड़ा सा आसान हो चुका है सोशल मीडिया का, क्योंकि दौर है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप राब्ते में रहते हैं और हमारे देखने वाले तो बहुत सारे लोग मुझसे बज़ाते ख़ुद राब्ते में हैं, अपनी राय भेजते हैं। ट्विटर के ऊपर खादिम का अकाउंट जो है वो भी आपको नज़र आ जाएगा कुछ देर बाद, I_M यासिर @twitter.com। और उसके ऊपर आप जो है अपनी राय भी भेज सकते हैं। प्रोग्राम के हवाले से भी लोग अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, बड़ी अच्छी राय भेजते हैं, बड़ी हौसला अफजाई होती है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए ला रहे हैं, आपको पसंद आती है नहीं आती, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चंद गुजारिशात भी हैं और आपको बताना भी है, क्योंकि PSL का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान क्योंकि क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रिकेट से मोहब्बत करती है
और जुनून की हद तक जो है वो लगाव भी है। तो इसी मुनासबत से स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आएंगे PSL के हवाले से। और जब तक PSL चलता रहेगा वो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन शाम के वक्त जो है वो भी चलेगी। आपकी मुलाकात जो है वो खादिम के साथ होगी और फिर PSL के हवाले से भी बात करेंगे। और ये वाला जो सिलसिला हमारा है गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, ये भी इसी तरह इंशाल्लाह चलता रहेगा। जो हमारे मेहमान हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे डॉक्टर्स और हकीम हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, उनसे भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और दीगर मामलात पर तो बात होती ही है। तो ये जनाब हमारी कोशिश है। नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ओके। सबसे पहले मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं, हमने खुद ही उनसे रब्ता किया है। मोहम्मद अकमल साहब एंकर भी हैं माशाल्लाह, इकोनॉमिस्ट भी हैं, माशी मामलात को समझते भी हैं, मुख्तलिफ आप प्रोग्राम्स में हमारे साथ यहाँ पर देखते भी हैं। आप खुद भी माशाल्लाह एक निजी चैनल पर अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं, मईशत के हवाले से सूझबूझ रखते हैं। सुबह के वक्त हमने उनको सहमत दी है और लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो चौधरी मोहम्मद अकमल साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, और सबसे पहले मुबारकबाद, आपने नया सेट माशाल्लाह इनॉग्रेट किया है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। आमीन लाई आमीन। आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं और आज आपकी कमी स्टूडियो के अंदर बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। हमारा ये ख्याल था, हम ये सोच रहे थे कि आज आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में होते तो हमें दीदार का शरफ़ भी नसीब होता और ये कि आपसे गुफ्तगू भी हो जाती, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है, चलें फ़ोन के ज़रिए ही रब्ता सही। ठीक है अकमल भाई, ये फरमाइएगा कि अब मौशी मामलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप भी बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों तक आगाही पहुँचा रहे हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात से, बड़ी अहम शख्सियात से आपने इंटरव्यूज़ भी किए, आपके राब्ते भी रहे। क्या लगता है आपको कि ये जो मौशी मामलात हैं, जो हल तलब हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या उनको सपोर्ट करती हैं, ये मसाइल हल की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि देखें, एक सवाल आपसे भी पूछा जाता है, हमसे भी पूछा जाता है कि जनाब जब महंगाई कम नहीं होगी, ये पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से एक नई मुसीबत आ चुकी है, हर 15 दिन के बाद जो है कीमतों में इजाफे की तलवार एक आम आदमी के ऊपर लटक रही है, कि मसाइल कैसे हल होंगे, ज़रा ये हमें बताइएगा। अच्छा, बात ऐसी है कि आप देखें पेट्रोल की प्राइसेस जहां तक बात की जाए ना, जी जी, तो वो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें 12 इंटरनेशनल प्राइसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट अप जाएगी तो गवर्नमेंट को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती कि ऊपर जाए या नीचे जाए। हाँ, ये हो सकता था कि पिछले दिनों में जब प्राइसेस नीचे थी तो उस वक्त गवर्नमेंट जो हैजिंग का कोई जी प्राइस फिक्स कर लेती और हैजिंग कर लेती फ्यूल की प्राइसेस को, तो मे भी हमें 5-6 महीने का रिलीफ मिल जाता। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि थोड़े से स्टेटरी मामला और अप्रूवल लेना और सिस्टम जी इतने जी लंबे जी, हैं कि जब तक जो है वो उन्होंने वो प्रोसेस शुरू करना और खत्म करना था, तब तक प्राइसेस को एक मरतबा फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई थी। तो ठीक है। पेट्रोल की प्राइसेस या फ्यूल की जो प्राइसेस हैं, ये अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो उसमें तो प्राइमरी कॉस्ट की हैसियत रखती है, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल से ही चलते हैं और पीछे बैक एंड पे उससे फ्यूल ही है, ठीक है ना। जी तो अब इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसमें तो हमें मसाइल पैदा होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी अगर हम रोजाना जो इन्फ्लेशन की बात करें, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जी जी, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, क्योंकि वो 5 से 6% होती है टोटल ट्रांसपोर्टेशन जी कॉस्ट या फ्यूल की कॉस्ट किसी भी चीज की कीमत में जो बिल्ट इन होती है, ठीक है। अलबत्ता लोगों के आने जाने का किराया रोजमर्रा का ये भी एक 10 से 15% है, जी, ठीक है। बिल्कुल। तो इससे फर्क तो पड़ेगा, महंगाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास इस किस्म के जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है। अच्छा, पिछले 1-1.5 महीने से हमने जब से आवाज उठाना शुरू की है, जी और मुझे यकीन है कि खान साहब तक भी ये बात पहुंची होगी जी कि ये जो बताया जा रहा है ना कि ये इन्फ्लेशन जो है वो डॉलर की वजह से बढ़ रहा है मुल्क जी में, जी, खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, तो उससे डॉलर से ताल्लुक नहीं है, बल्कि जो जो इन बिटवीन जो मिडल मैन का मार्जिन है, इस तरह जो रोड से लेके ग्रोवर जो है वो अपने खेत से लेके मंडी तक जो माल पहुंचाता है, ये वाली कॉस्ट है, जी मिडल मैन का कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अल्टीमेटली इन सारी फूड प्राइसेस को अपलिफ्ट करती हैं। ठीक है। तो इसको जो है ना फोकस करने की जरूरत है। अब खान साहब को परसों में शायद बयान पड़ रहा था और उन्होंने इस चीज में एडमिट किया, शायद आपने भी सुना कि जी जी, एग्रीकल्चर को जो है ना वो बहुत ज्यादा किसानों को सहूलियत देना पड़ेगी, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो एग्रीकल्चर के अलावा जो मामलात हैं, जिस तरह मिडल मैन का रोल है, तो उसके ऊपर हुकूमत जो है वो
सख्ती से निपटेगी और उनको अलबत्ता आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आना शुरू हो गई है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डॉलर से कोई बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व। सीपीआई में क्योंकि आपको पता है सिर्फ लिविंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फूड की कॉस्ट होती है, तो उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहती है जो कि बाहर से है। या दूसरे एलिमेंट्स में 5 से 10% कॉस्ट जो है वो ऐड होती है। बाकी सारी चीजें जो है ना वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है, तो उसके जरिए गवर्नमेंट बहुत आसानी से महंगाई कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ये पेट्रोलियम प्राइसेस का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? जब पाकिस्तान से बाहर आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक कंपटीशन प्राइसेस के अंदर नज़र आता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो प्राइसेस को रेगुलेट करने का तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, आपके ख़्याल में ये ठीक है? क्योंकि कोई फार्मूला तो आपको तय करना पड़ेगा। अब लोगों को भी ये बात समझ में आती है कि ये जो बड़े बड़े पेट्रोलियम के जो अब यहाँ पे जो जाइंट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, इनको किस तरह से इन्वेंट्री गेन्स हो रहे हैं, किस तरह हेजिंग करते हैं, किस तरह डिमांड सप्लाई का गैप ये खुद क्रिएट करते हैं, शॉर्टेजेस करके प्राइसेस को बढ़ाना, ये सारा खेल लोगों को अब समझ में आ गया है। ये प्राइस मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए? क्या आपके ख्याल में वो मैकेनिज़्म जो वेस्ट में काम करता है कि हर आपको पेट्रोलियम के जितने भी पम्प्स हैं, जितने भी गैस स्टेशंस वहाँ पे कहलाते हैं, वहाँ पे प्राइसेस आपको अलग नज़र आती है? क्या ये फार्मूला यहाँ पे काम कर सकता है? ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए, ये फार्मूला यानी चीज़ों को इंडिपेंडेंट मार्केट बेस छोड़ने का फार्मूला पाकिस्तान में करने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसका बहुत सख्ती से मुखालिफ हूँ। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने ये प्राइस का मैकेनिज्म मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो मार्केट के 1 या 2 की प्लेयर्स हैं और कार्टेलाइजेशन हुई हुई है, तो ये लोग मतलब ये जो इस वक्त तो फिर भी चले हुकूमती कंट्रोल की वजह से थोड़ी बहुत प्राइसेस हाथ में आए गवर्नमेंट के, उसके बाद ये लोग जो गेम खेलेंगे ना तो फिर आवाम जो है ना वो तौबा तौबा कर उठेगी। सही कहते हैं आप। कराची में आप बिजली की मिसाल ले सकते हैं कि प्राइवेटाइज करने का क्या अंजाम हुआ। देखें, जो फ्यूल है या इलेक्ट्रिसिटी है ये पब्लिक सर्विस चीज है, जो गवर्नमेंट का काम है ना, जैसे तालीम सेहत जो है ना वो गवर्नमेंट का काम प्रोवाइड करना, तो ये नेसेसिटी में आती है। तो ये नेसेसिटी को सब्सिडी पे प्रोवाइड करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इस वक्त एक तो प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, प्राइस मैकेनिज्म को मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए। इससे कम अज कम जो है ना वो एक थोड़ा बहुत ख्याल का असर फिर भी रहेगा, एक बात। दूसरा जो है ना वो गवर्नमेंट को जो वर्क करना चाहिए वो जो सप्लाई और डिमांड का जो आपस का गैप है ना इसको कम से कम करना चाहिए, डिमांड को सप्लाई के मुताबिक रखना चाहिए ताकि प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल लेवल पे रहें और चाहिए कि इसमें सब्सिडी दे, ठीक है ना, पेट्रोलियम की प्राइसेस में, ताकि हाउस होल्ड्स को भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पेट्रोल और या जो उससे बिजली वगैरह बनती है या बनाने की जरूरत पड़ती है वो सस्ती पड़ेगी, तो अल्टीमेटली ये फिर गवर्नमेंट को पे ऑफ करेगी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कहना ये पड़ता है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी इस वक्त जो सबसे ज्यादा टैक्सेस जो वसूल किए जाते हैं पेट्रोलियम बिजली जो वसूल की जाती है, इन अदर वर्ड जो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जो टैक्स वसूल होता है ना वो ये पेट्रोलियम ही प्रोवाइड करती है। सबसे ज्यादा जो बेसिकली प्राइसेस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्सेस का जो मार्जिन है उसको कम ज्यादा करके प्राइसेस को मुस्तहकम रखने की कोशिश करें। तो इसको बजाय इसके एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी बनाए, इसको जो है वो पब्लिक सर्विस एक्टिविटी बनाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक अब तो रेवेन्यूज़ की बहस तो हम अब इसलिए नहीं करते कि आपको उसके लिए बहुत कुछ करना है, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए। दूसरी साइड पर आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर को आपने अपने कर्टेल करना है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, अब ये आप यकीन करें कि हर देखने वाला ये पूछता है कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए ये जो बहुत छोटी छोटी सी एफर्ट हो रही हैं कि जनाब भैंस बेच दी, गाड़ी बेच दी, ये बेच दिया, घर का सामान उठाकर बेच दिया, इससे क्या रियल टर्म में आपका एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि मैं इससे बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अब देखने वाले अब तमाम चीज़ों को जानते हैं कि आपका जो एक्सपेंडिचर का बड़ा हिस्सा है वो जा किधर रहा है। अब वो ये सवाल कर रहे हैं, इसका बरमला इजहार कर रहे हैं कि देखें ये जो आपके अननेसेसरी जो आपने ये जो हेड्स खोले हुए हैं जिसके ज़रिए आप इतना बड़ा जो है वो अपना मुल्क का जो रेवेन्यू खर्च कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल किसी भी हुकूमत के लिए नज़र आता है। ये कैसे मटीरियलाइज होगी चीज़, ये ज़रा समझाएं हमें। अच्छा देखिए, बात जहाँ तक बात आप करते हैं ना कि गवर्नमेंट का जो प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है ना, तो जो प्राइमरी डेफिसिट है वो तो ठीक है बढ़ रहा है आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ना इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा शॉर्ट मनी और हॉट मनी जिसको बोलते हैं ना वो उठाई हुई थी।
लेकिन अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, जिसमें मतलब गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू है और जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, तो उस गैप में बहरहाल हमें जो है वो मतलब पॉजिटिवनेस नजर आई है। गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है 2018-19 और 2019-20 में 3,376 बिलियन के करीब जो है वो ये हमारी अमाउंट रही है, जो कि फिजिकल डेफिसिट की लास्ट ईयर में। तो दैट्स अ गुड अमाउंट। लेकिन बेसिकली जो गवर्नमेंट जो मार खा रही है ना, वो जो पिछले साल में 2020 में और 2019 में इन्होंने जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो ली थी ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि हमारा वो जो सरप्लस बनता है फिजिकल, वो सारे का सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पिछले साल में 2,619 अरब रुपए की जो है वो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है ना, और टोटल उनके पास जो सरप्लस था, फिजिकल सरप्लस जिसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट के अखराजात और आमदनी को माइनस करके जो अमाउंट बचती है, वो थी 3,376 अरब रुपए। ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये चीजें हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर तो रही है कोशिश, लेकिन इसमें बहरहाल मजीद उसमें कमी की जरूरत है कि अपने जो अखराजात गवर्नमेंट ने स्टिल जो रखे हुए हैं बहुत ज्यादा, उसके ऊपर वर्किंग करे। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था, तो उससे कम हो सकते हैं, वो तो खैर एक सिंबॉलिक चीज थी। लेकिन उसके अलावा भी जो आप देखें कि 20 ग्रेड या 19 ग्रेड के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको जो है ना वो प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, उसमें वर्क फोर्स लगी हुई है, जो पुलिस का जो बेसिक काम है वो काम कर नहीं रही है। तो अब ये सारी चीजों के ऊपर अल्टीमेटली तो एक्सपेंसेस होते हैं ना, और एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पब्लिक की जेब से जाते हैं। बिल्कुल ऐसा दूसरा आप देखें, इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कंट्रोल मजीद करती है तो आपके पास स्पेस अवेलेबल हो जाएगा पब्लिक सर्विस का और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो स्टार्ट करने का। जब भी गवर्नमेंट, आपको पता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्टार्ट करती है तो वो फिर अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर रही है। अच्छा, ये अच्छा किया आपने याद दिला दिया, वरना हम भूल गए थे ये इस्तेलाह। ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से और पीएसडीपी के हवाले से तो अब कोई बात करता ही नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो शायद तरजीहात में शामिल ही नहीं है। क्या कभी ये हो सकेगा? क्योंकि जिस तरह अब जो फिस्कल एक इम्बैलेंस था उसको ख़त्म करने के लिए बड़ी उन्होंने एफर्ट्स की हैं, ठीक है, पैसे भी बोरो किए, चीज़ें सिस्टमेटिक भी हुई, डेट रीपेमेंट हुई, सब कुछ हुई, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो एक्सपेंड किया जाता है, ये पैसा खर्च किया जाता है, वो कैसे होगा? ये ज़रा बताएं ना, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये ऐसे मुमकिन हो सकेगा जब आपकी इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जो हॉट मनी की जो अमाउंट उठाई हुई है शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बजाय, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर जब जाएगी तो डेट सर्विसिंग की अमाउंट में कमी आएगी। अभी इस वक्त तो बच ही नहीं रहा ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या करे? बचत ही नहीं हो रही ना। एक तो होता ना कि चलो मार्जिन अवेलेबल है और गवर्नमेंट नहीं कर रही। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के पास मार्जिन ही नहीं बचता। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि हमारी पिछले 6 महीने की जुलाई से दिसंबर तक की जो टैक्स कलेक्शन है वो 2200 अरब रुपए जी, ठीक है। अब उस 2200 में से जो 1900 अरब रुपए हैं वो तो आपके इंटरेस्ट पेमेंट में और डिफेंस चले जाते में निकल गए। बाकी 300 अरब रुपए में जो है ना वो गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाए या पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम शुरू करे, फिर हेल्थ को भी देखना है, फिर उसमें ये जो खसारे में जाने वाले जो आपके बड़े बड़े हाथी पाले में, आप व्हाइट एलिफेंट, रेलवे हो गया, पीआईए हो गया, ठीक है ना, तो इनको पाले या पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट शुरू करे। अब तरजीहात अपनी चेक करना होंगी ना। या तो खान साहब जो है ना वो दावे ना कर सके हम पीआईए को जो है ना अच्छा कर देंगे, स्टील मिल का मसला हल कर देंगे, तो भाई अब प्रॉब्लम को अभी तक 3 साल हो गए, हल करने में कामयाब ही नहीं हुए, और ये सारे का सारा पैसा जो है वो इनडायरेक्टली आवाम के टैक्सेस का वो ये वाले इदारे हड़प कर रहे हैं। तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से? मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या मतलब मजीद टैक्सेस का बोझ बढ़ाएगी? अब पिछले दिनों मैं किसी एक आर्टिकल पढ़ रहा था ब्लैक जीरो बजटिंग का। उन साहब ने पाकिस्तान का इस वक्त टैक्स टू जीडीपी रेशो है 11%, 10 से 11। उन्होंने कहा आप ब्लैक जीरो बजटिंग शुरू करें और डेट टू जीडीपी रेशो जो है ना 35% पे ले जाएं, तो आपको जो है ना लोन लेने की जरूरत ही पड़ेगी। और 35% का मतलब आप समझ सकते हैं क्या जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। 11% के ऊपर हमारा ये हाल है और 35% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये कि गरीब को बिल्कुल आप निचोड़ लें कि ये पेट्रोल जो अभी जितना मिल रहा है इससे भी 3 गुना ज्यादा महंगा कर दे, तो आपको लोन और डेट नहीं लेना पड़ेगा।
तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि आप टैक्सेस बढ़ाते जाएं और फिर ये कहना कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। भाई टैक्स देते हैं, रिटर्न नहीं फाइल करते। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस ही इतने रखे हुए हैं, उन बेचारों के पास इनकम टैक्स देने के लिए बचता ही नहीं है। जो मोटी मोटी मुर्गियां हैं अच्छा, जो, जी जी बोले। जी जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। मैं अभी आपके एक इंटरव्यू का ये एक आपसे सवाल आपसे करता हूँ। हालिया आपने एक इंटरव्यू बड़ा अच्छा एक किया, साबिक चेयरमैन थे एफबीआर के, आजकल बड़े जज्बाती घूम रहे हैं वो। तो हाँ उनसे हाँ आपकी क्या बात हुई टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से कि अब टैक्स रिफॉर्म्स की बात तो गवर्नमेंट बड़ी करती है, लेकर आएगी, लेकिन ये इस वक्त क्या आगे भी नज़र नहीं आता कि कोई गवर्नमेंट लेकर आए? एक आम पाकिस्तानी पूछता है कि कब तक इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए उसकी जेबें खाली होती रहेंगी, डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं लागू होते? ये जो टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं, या वो माजी में बैठ के जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़ी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ भी रहे हैं जनाब, पार्टनर भी उसके थे, तो जनाब बड़ी हम्म। बड़ी बातें उस वक्त किया करते थे, तो ये चेयरमैन बनने के बाद ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ सके, ये ज़रा बताइएगा। देखें, चेयरमैन बनने के बाद रिफॉर्म, मैं आपको एक बात बताऊं, उनसे बात होने से पहले तक जो है ना, मैं भी कुछ इसी तरह समझ रहा था कि उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं बताऊं यासिर भाई, इस वक्त इस मुल्क में माफिया हाँ। इतना स्ट्रांग हो चुका है, कार्टेलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अगर कोई एक बंदा सही रिफॉर्म्स करने जाए भी ना, उसको नहीं करने देते। अब अगले को लाइव थ्रेट्स मिलना शुरू हो गई थी कि यार आप ये जो शनाख्ती कार्ड की 50,000 से ऊपर जो शर्त लाए थे, पॉइंट ऑफ सेल लाए थे, उसके बाद इन्होंने जो जो एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी कि जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं और पब्लिक का कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, वो वहां पे पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे नोटिस, पोर्टल से ही जवाब देंगे। नहीं जब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा तो उससे जो टैक्स में अकमल जो भाई, करप्शन होती है वो माजरत के रुकती साथ है। ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर मेरे पास अगर चेयरमैनशिप है, मैं एक इदारे का चेयरमैन लग गया हाँ हाँ हूँ, और अगर मैं ये एक्सक्यूज़ दूँ कि जनाब मुझे बड़ी थ्रेट्स नहीं, कौन सा इदारा ऐसा है आपके ख्याल में जिसके जो चेयरमैन को या बड़े आदमी को थ्रेट्स ना हो? सबको यकीनन थ्रेट्स हैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये तमाम चीज़ें क्लेम करते थे, लेट्स से अभी मैं नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर इशरत हुसैन अब आपके हिस्सा हैं, हम्म हम्म कैबिनेट का हिस्सा हैं, आपको याद है किताब भी उन्होंने लिख डाली थी इसके ऊपर, एक बड़ी, चलें हम्म एक कंट्रोवर्शियल है, आपकी और मेरे इख्तलाफात हो हम्म सकते हैं, लेकिन चलें किसी ने कोशिश तो की। लेकिन सवाल ये हम्म पैदा होता है, उस बुक में उन्होंने निशानदी की कि ये लूप होल्स हैं, ये लीकेजेस हैं, इसके ऊपर अगर हमें चांस मिले तो हम काम करें। फिर आपको पता है एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जब वो आ गए पोजीशन में आ गए, अब उनसे कोई सवाल करे कि वो जो लीकेजेस की आप निशानदेही करते तो आपने क्यों अभी तक उसके ऊपर काम नहीं किया, तो क्या जवाब है? अगर वो ये कहें जी कि हुकूमत साथ नहीं देती, तो फिर आपको व्हाट इज द गुड ऑफ हैविंग दिस पोजीशन? आप ये अगर पोजीशन अगर आपने एक्वायर्ड की हुई है तो इसका क्या मकसद है, ये बताएं ना जरा, पाकिस्तानी आवाम देख रही है, वो पूछना देखिए, चाहते हैं। मैं जनरल जनरल मिसाल के आपको देता हूँ कि वो जी जी। दूर के ढोल जो है ना वो बड़े सुहाने लगते हैं, ठीक है ना। एक तस्वीर मैं बना दूंगा ना यासिर भाई, मैं अगर एक तस्वीर बना दूंगा और मैं लोगों से कहूंगा यार इसमें कोई खामी निकालो, जी। तो उसमें जो है ना शाम तक वो भर जाएगी तस्वीर, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब मैं कहूंगा ना कि यार इस खामी को सही कर दो, यस। तो फिर शायद एक भी सही ना कर सके। बिल्कुल तो ठीक दिस है इज व्हाट द केस इज हैपनिंग इन दिस सिनेरियो कि जो है ना, अब वो हर कोई आ गया, उंगली तो बहुत उठा रहा है कि यार इसको ये रिफॉर्म्स मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। लेकिन वो जब सर पे पड़ती है या फिर जब अंदर की लिमिटेशन तो उनके सामने आती है, तो फिर उनको लग पता जाता है कि जी। यार ये हम क्या कह बैठे और क्या कर बैठे। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम दोनों के साथ हुआ भी ऐसे कि जी। वो समझ रहे थे कि थिंग्स आर बहुत आसान है चीजें, ठीक है ना। ये इतने बड़े कार्टेल्स और माफियाज को मुंह देना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत 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 बड़ी विल पावर की जरूरत है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की जरूरत है, और वो अगर आप में कम होगी तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसके लिए जाहिर है फिर अब ये चीज एकदम से तो इनकलाब आया करते हैं ना, चेंज तो नहीं आती, चेंज तो ग्रेजुअली आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा करके भी करना शुरू करें ना इस्लाहात को, जैसे जैसे अब पीएम साहब हैं हमारे, उन्होंने, मैं कह रहा हूँ अगर एग्रीकल्चर के ऊपर ये फोकस कर लेना तो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि वो अल्टीमेटली लोगों को रोजगार वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब रोजगार मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे, तो कुछ चाराने महंगी चीज भी खरीद लेंगे। लेकिन जब रोजगार ही नहीं है, खाने पीने के लाले पड़े में है, तो फिर कहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कहाँ की जो है राइट। वो डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट है पाकिस्तान के स्पेसिफिक सिनेरियो में विद द एग्रीकल्चर ग्रोथ। जब राइट। तक आपका किसान खुशहाल नहीं होगा, मिडल मैन नहीं, किसान किसान खुशहाल नहीं होगा, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। मैं एक और आपको बड़ी मजे की एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी जरूर। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो इस वक्त आपको पता है कॉटन जो है वो मार्केट में कितने उसके रेट ऊपर जा रहे हैं, मिल नहीं रही है। बिल्कुल। और आप जो है ना बड़े हैरान होंगे ये सुन के कि पंजाब में जो कॉटन की ये जो मिले हैं उन्होंने परचेजिंग बंद की हुई है और लोगों ने जो है ना वो कपास ला ला के उनके पास डंप करना शुरू की हुई है और ये लोग उनको पेमेंट नहीं कर रहे, बताएं। एक एक डेढ़ महीने की डेफर पेमेंट के ऊपर जो है ना वो रख रहे हैं। तो ये तो हाल है। अब कहाँ है गवर्नमेंट को चाहिए ना इसके ऊपर इकदाम करे कि एक तो फसल ही पहले अच्छी नहीं हुई, अब वो जो थोड़ी बहुत उन बेचारों की जो हुई भी है तो उसको यार कम से कम सही रेट के ऊपर खरीदना तो इंश्योर करवाओ ना। मिल वालों ने बदमाशी बनाई हुई है, मिलें बंद करके बैठे हुए, बंद क्या करके बैठे हुए, जानबूझ के उनको रोका हुआ है ताकि जो है ना ये लोग रेट नीचे लाएं। तो ये सस्ते दामों खरीदेंगे, उसको होल्ड कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे, मार्केट में इसकी मसनूई किल्लत पैदा होगी और अच्छे दामों में बेचेंगे। यही हो रहा है बेचारा तो काश्तकार आपके जो है ना पास तो एक मैकेनिज्म है, आपके पास अथॉरिटीज़ हैं, आपके पास गवर्नमेंट के पास, फिर अब क्या रह जाता है अगर वो इस डिस्पैरिटी को ख़त्म नहीं करेगी, अगर ये मिडल मैन वाला चक्कर ख़त्म नहीं होगा और ये जो कुछ हो रहा है जिसकी अभी आपने निशानदही की है, तो गवर्नमेंट इससे क्या तमाम चीज़ों से बेखबर है? उनको इल्म नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है फिर अल्टीमेटली होगा ये कि आप पहले ही जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के अंदर पहले आपकी एक पोजीशन हुआ करती थी, मेरे ख्याल में आप दूसरे तीसरे नंबर पे थे, अब वो गिरते गिरते आपकी पोजीशन वर्स्ट होती जा रही है। 12 लाख बेल्स आप कर रहे थे, उससे कम होते होते फिर जनाब आप और नीचे आ जाएंगे। तो फिर ये होगा कैसे? फिर वो क्रॉप्स रिप्लेस करेंगे, फिर वो जाएंगे फिर गन्ने की तरफ, दूसरे ऑप्शंस की तरफ, तो फिर तो बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं कॉटन देखें, कॉटन की बात है ना, अब आजकल जो है ना एग्रीकल्चर के हवाले से थोड़ा सा मैं अपडेट करूं, इस वक्त लोगों को जो अल्टरनेटिव कॉटन का जो मिला हुआ है ना वो है मकई। तो मकई का वो जो है ना वो एक वो आर्टिफिशियल किस्म का चारा होता है, वो बड़ा दबा के और बनाते हैं, पता नहीं क्या उसका नाम है, तो वो बन रहा है। तो लोग ज्यादातर उसके ऊपर भी डाइवर्ट हो रहे हैं क्योंकि वो भी एक अच्छी प्रॉफिट वाली क्रॉप है और 1.5 से 2 महीने में तैयार भी हो जाती है और मिल भी जाती है और उसके मतलब अच्छे रेट्स जो है ना वो मैसर आ रहे हैं। तो ये कॉटन में कमी का ये भी बाइस है। अब वो खान साहब को तो जो बोल देते हैं टड्डी दल की वजह से जो है ना वो नुकसान हो गया, अब टड्डी दल की वजह से इतना नुकसान नहीं हुआ ना, ये जो बीज का जो नुकसान है, जब एक काश्तकार को पैसे ही नहीं मिलेंगे वो कहाँ से उगाएगा। यानी गन्ना एक मैं आपको बताऊं, जब हमारे यहाँ पिछले साल बम्पर क्रॉप हुई थी गन्ने की, तो गन्ना सस्ता बिक रहा था 120 रुपए मन और कीकर की लकड़ी 450 रुपए मन जी। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब चीज ज्यादा हो जाती है तो उन बेचारों से कोई लेने वाला ही नहीं होता। तो सबसे पहले खास आपको ये काम करना चाहिए कि जो ग्रोवर है ना, ग्रोवर उसको उसकी फसल खड़े खड़े पैसे मिले और ऐसी मार्केट डेवलप करें कि उनको पहले से तयशुदा प्राइस मिले कि ये आपकी ये क्रॉप है, ये हमने आपसे इतने में ले ली, बेशक उसमें सब्सिडी भी देना पड़ जाए। फिर आप देखिएगा किस तरीके से ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को भी सस्ती पड़ेंगी चीजें लेके और काश्तकार भी खुशहाल होगा। अब इस होगा सारा पैसा जो आड़तियों के और मिडिल मैन और ब्रोकरेज हाउस और मंडी वाले ये मिल के खा जाते हैं और एंड यूजर सारी की सारी प्राइस पे कर रहा होता है और जो हमारा जो ग्रोवर है वो बेचारा बिल्कुल ठीक है बैठा हुआ होता है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में आप देखें तो मजदूर और दहकान जो है वो बेचारा परेशान होता है, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं मिलता और ये बीच वाले जो हजरात हैं वो कमा जाते हैं। स्टॉक मार्केट की ले लें, वहां पे भी आपको यही नजर आएगा कि 3-4 जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन्होंने मार्केट अपने हाथ में रखी हुई है, जहाँ देखा 4-5-10 हजार नई मछली आई है मार्केट में, शेयर की प्राइसेस में फ्लक्चुएट करते हैं, उनसे पैसा निकालते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, 3-4 महीने तक फिर प्राइस को नीचे ले आते हैं। यही बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। आप पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट देखें तो असल में इन कार्टेल्स को आहनी हाथों से निपटना होगा और सबसे पहले जब भी आपने आहनी हाथों से निपटना होता है तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं कि आपके आस पास और साथ में कौन सी कारीग पेड़ है, सबसे पहले उन पे हाथ डालें ताकि आपके हाथ ना रोकें वो। ये इसका ठीक है। अकमल भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सुबह के वक्त आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए और इकोनॉमी के हवाले से ख़ास तौर पे आपसे हमारी गुफ्तगू रहती है, आप बहुत सारी चीज़ों की निशानी करते हैं और बड़े खुलकर बात करते हैं, ये आपकी सबसे ख़ास बात है। और इंशाल्लाह अकमल साहब को जो है वो स्टूडियो में बहुत जल्द लेकर आएंगे माशी मामलात के हवाले से उनसे जो हमारी गुफ्तगू रहेगी। ब्रेक का एक छोटा सा हमें लेनी होगी, वक्त हो चुका है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अर्ज करूंगा कि सबसे ज़्यादा चीज़ है कि जो लोकल पॉपुलेशन को उसको जितनी जल्दी हो सके एम्पावर करें। देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू है, वहाँ पे पानी की बहुत क्राइसिस है, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर देयर। तो मैं जब ये तमाम चीज़ें करता हूँ तो मेरे से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स दे क्वेश्चन कि जी आप ये तो चीज़ें बोल रहे हैं जो, लेकिन जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो तो आप पूरी करें। तो वो तो मेरे पास जवाब नहीं है, मैं इख्तियार नहीं रखता हूँ उसको करना। तो गवर्नमेंट हैज़ टू डू दैट। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और अगेन अब जैसे लोगों की हालत ज़ार अगर बेहतर होगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा आसान होगा जब वहाँ पर इमर्ज होंगे, जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर आप उनको फैसिलिटेट करें। अब वहाँ पे जो फ़िशिंग की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में इसको कहूँगा, चाहे आप उसको रिकग्नाइज़ करें ना करें, बट वहाँ पे जो लोगों का बड़ा एक ज़रिया रोज़गार है उस इसके ज़रिए, माहीगीरी के ज़रिए और इसके ज़रिए और फिर ज़राअत के हवाले से, तो वहाँ पे तो आपको स्पेशल इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ताकि लोग एम्पावर हों और फिर आप जो मतलूबा नताइज जिसको हम कहते हैं ना डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, वो हासिल होंगे। व्हाट डू यू थिंक कि इनके हवाले से गवर्नमेंट की क्या तरजीहात है? वो तो पैकेजेस पे काम चल रहा है ना, तो उनके हवाले से कोई प्लानिंग में चीज़ शामिल है? अभी तक मटेरियलाइज होती हुई नज़र नहीं आई, आप क्या कहेंगे? आई फुली एग्री विद यू। देखिए ये जो कोस्ट है, आई शुड से द साउथ ऑफ बलूचिस्तान, फिशरीज इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। आज भी फिशरमैन एक नई क्राइसिस में आ गया। वो क्राइसिस में ये कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेन जो ट्रॉलर्स हैं उनको परमिशन दे दिए कि आप डीप सी फिशिंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे फिशरमैन तो इतना मॉडर्नाइज नहीं है बेचारा, उसकी वो जो एम्पावरमेंट नहीं है उसके अंदर। तो इसके अंदर उसको एम्पावर करना होगा। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको कि अभी पहले आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान आया कि इस ज़माने में जब उनकी गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, फिर वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट प्रोग्राम पैकेजेस आते रहे, लेकिन वो किस ड्रॉज में रखे मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। वो अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नया पैकेज दिया साउथ। आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दीज क्राइसिस। दिस इज अनफेयर टू द कंट्री, एब्सोल्युटली दिस इज अनफेयर टू द पीपल ऑफ एरिया कि आप हर दफा वो ये प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत माइंड कर जाएगी अगर मैं कहूँगा। मैं इट्स नॉट टाइम टू लेट पीपल लिव इन फूल्स पैराडाइज। वो जमाना खत्म हो गया ना। आप मीडिया का दौर है, हर आदमी जो है हर किस्म का मीडिया देखता है, तो उसको मालूम है कि दुनिया में कितनी तरक्की हो रही है। तो अगर हम इसी तरह हर दफ़ा आप नए नए आइडियाज़ देते रहें और हम रात को सो जाएं फूल्स पैराडाइज में रह के, तो मुल्क नुकसान हम लोगों का है, हमारा नुकसान मीन मुल्क का नुकसान है। वी शुड मूव फॉरवर्ड। ये जो साउथ ऑफ बलूचिस्तान है, इट कैन डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। एब्सोल्युटली ठीक है, हम लोग बहुत, आपको याद है जितने बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत से चीफ मिनिस्टर आए, किसी ने जी ग्वादर को फ्लोरिडा बना दिया, किसी ने ग्वादर को ओवरनाइट मियामी बीच में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी स्टोरी हमने सुनी हुई है ना। लेकिन अब वो वी कैन नॉट बाय मोर देन दैट। एग्जैक्टली वो जो आपने करना था कर लिया। अभी लेट empower the people, let them do it. You have two options, right, which I'm going to express it to you. ठीक है, यही मेरा भी सवाल है, प्लीज़ इसको भी ऐड ऑन कर ले कि सही फिर पोटेंशियल जो है वहाँ का डिस्कवर कैसे होगा, क्योंकि वहाँ तो आपके पास इट हैज़ बिकम अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बाहर वाले जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो तो इतनी पॉजिटिव रिपोर्ट्स लिख रहे हैं कि ये इतनी जो है फर्टाइल लैंड है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे वाले चीज़ को क्या रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, प्लान में शामिल नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक तो यासर भाई, इट्स वेरी फेयर कमेंट दैट आई डोंट थिंक कि जैसे मेगा सिटी आप बनाना चाह रहे हैं, मॉडर्न सिटी बनाना चाह रहे हैं, और इस रीजन का जैसे एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ दिस रीजन, तो आपको फिर उस किस्म की सोच के लोग चाहिए। आई डोंट एग्री कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सोच के लोग बैठे रहे। ठीक है, वो बड़े कॉम्पिटेंट लोग होंगे, लेकिन उनका विजन वो होना चाहिए जो आज दुनिया के अंदर फार साइटेड होने चाहिए। देखिए, रेवोल्यूशनरी चीजें जा रही हैं और लोग दूर से दूर चीजें सोच रहे हैं, और हम लोग उसी सोच में चल रहे हैं। अभी आपके नेक्स्ट डोर दुबई है। दुबई एवरी डे दे हैव न्यू आइडियाज, और हम आज भी पानी बिजली के अंदर पड़े हुए उस क्राइसिस में। Exactly. You have two options. One is the federal and provincial government sit together, and first option is to invite the private sector. Right.
दिस इज नंबर वन। 1 अगर वो आप नहीं करना चाहते, यानी आप सब कुछ अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, देन यू हैव अ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आप करें, उसमें भी आप आगे चल सकते हैं। लेकिन अफसोस कौन बात यह कि दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि इतना बड़ा एनाकोंडा पाकिस्तान स्टील मिल्स को आपने लिम्बो में रखा हुआ है। इतने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एम्प्लॉय जो है वो मीडिया पे आगे बोल रहे हैं कि जी हमें निकाल दिया, हमें खाने पे नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि मैं एक आम सा इंसान या जो लोग एफर्ट कर रहे हैं हमारी तरह, दूसरे लफ्जों में सर फिरे लोग, तो हम किसके पास जाएं? और लोग हमें जब क्वेश्चन करें कि यार आपके मुल्क में तो ये हो रहा है, तो आप कैसे हमें बोल रहे हैं कि हम आके इन्वेस्ट करें? बिल्कुल ठीक है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, आपको अपनी सोच चेंज करनी है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। ऑन दी अदर हैंड कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूँ, ये जो फेडरेशंस और एसोसिएशंस बने हुए हैं, ये किस मर्ज़ की दवा है ये तो बताएं। अब वहाँ पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस तो हो रही हैं, फॉरेनर्स को ट्रैक भी किया जा रहा है, लेकिन सही पिक्चर आपको दिखानी पड़ेगी। देखिए, यू कैन नॉट एक्चुअली हाइड द ट्रुथ। उनके साथ ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप उनके सामने कोई चीज़ छुपा लें। सब चीज़ आपने जैसे कहा, टेक्नोलॉजी का दौर है, फिंगर टिप्स के ऊपर हर चीज़ है, हर चीज़ ओपन बुक की तरह है, सब लोगों को पता है। उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे ये तो बताएं, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो हो रही हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी फेडरेशंस एसोसिएशंस बनी हुई हैं और बहुत सारे लोग आकर विजिटिंग कार्ड आपको मुझे देते हैं कि वी आर वर्किंग इन गवादर, तो वो क्या काम कर रहे हैं ये तो ज़रा बताएं। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। देखिए, ये फेडरेशन, एसोसिएशन, चैम्बर, ये भी गवर्नमेंट के पास लिवरेज है। उनको पता है कि आम जो कारोबारी है उसको पीछे रखो, इनको एंगेज रखो और अपने गवर्नमेंट को, दुनिया को बताओ कि यार ये बड़ा माहौल अच्छा है। दो चीज़ें मैं अर्ज करूँगा आपसे। अब ग्वादर की कुछ मैं ऐसी मिसाल देने लगा हूँ, बहुत से लोगों को उसकी तकलीफ होगी, पेन होगी। कि एक वक्त आया वहाँ पे उन्होंने एक फुटबॉल स्टेडियम बना दिया, और वो फुटबॉल स्टेडियम ऐसा था, मैं समझ रहा था शायद वर्ल्ड कप यहीं होगा, अगर वर्ल्ड कप नहीं होगा तो एशियन कप जरूर होगा। वो आज इट्स इन सच है कि आपको आर्काइव डिपार्टमेंट लगेगा इस हालत के अंदर। अच्छा। अब ये पिछले एक माह से इन्होंने वहां पे क्रिकेट स्टेडियम बना दिया। यस यस। नंबर वन इज कि आप क्या लोकल पॉपुलेशन को जलाना चाह रहे हैं? जो पानी को तरस रहे हैं, जो बिजली को तरस रहे हैं, आप क्या उनको जलाना चाह रहे हैं? क्या आप क्रिकेट बता रहे हैं? मुझे क्रिकेट से क्या? दूसरा, आप लोकल कल्चर को कैसे प्रमोट करें? क्रिकेट इज नॉट द काइंड ऑफ स्पोर्ट फॉर बलूचिस्तान। यू टॉक ऑफ फुटबॉल, वी टॉक ऑफ बॉक्सिंग, यू टॉक ऑफ कराटे, इट्स ओके। लेकिन आप वो चीजें करना चाहे, इसका मतलब है कि जो हकाम बाला हैं, वो चाहे कोयटा में बैठे हो या इस्लामाबाद में, दे आर ट्राइंग टू प्लीज देम एंड प्लीज देयर फ्रेंड्स आउट ऑफ द प्रोविंस, व्हिच इज आई स्ट्रांगली कंडेम। दे शुड नॉट डू दैट। आप करें, ठीक है, क्रिकेट आपने बनाना है, आपने गोल्फ खेलनी, गोल्फ भी खेलें, वी डोंट माइंड, बट गोल्फ इज अ रिच गेम, क्रिकेट इज इवन अ रिच गेम। यस, ठीक है, आप उसके अंदर देखें कितना कमर्शलाइज हो चुका है। तो अगर इतने एफर्ट्स जो क्रिकेट आप ग्राउंड बना रहे हैं और प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इतने एफर्ट आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान का फायदा करेंगे। जब लोग एम्पावर्ड होंगे, खुश होंगे, तो वो बहुत से अच्छे अच्छे काम करेंगे। आप क्यों खुश हो रहे हैं ये क्रिकेट बना के? मेरे तो क्वेश्चन भी यही है ना कि जनाब, एक डीसैलिनेशन प्लांट एक बड़ी छोटी चीज़ हो गई आजकल मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। पहले कभी सुना करते थे कि बहुत बड़ी चीज़ होती थी, एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। आप क्या वो नहीं लगा सकते? मैंने तो अभी तक मैं लिटरली कि बहुत सारे मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, प्राइवेट सेक्टर वालों ने भी किए, सब कुछ किए, तो मैं ये जानना चाहता था कि पानी के लिए क्या सोर्सेज हैं, क्योंकि पानी तो वहाँ की नीड है ना बेसिकली, और अगर वो नहीं फुलफिल होगी तो फिर तो ये सारी डेवलपमेंट और ये सारी बातें बेमानी सी हो जाएंगी। क्या उस सिलसिले में क्या लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो एटलीस्ट इसको ही परस्यू करे, इसके ऊपर काम करे, प्राइवेट सेक्टर वालों को एंगेज कर दे, एटलीस्ट पानी का तो मसला हल करा सकते हैं या नहीं करवा सकते? देखिए, आप मुझे वो दुखती रख रहे हैं आप पाओ यासिर भाई, नहीं अथॉरिटीज को देखिए, आप ये बताएं कि जहाँ की गवर्नमेंट जो है, इंक्लूडिंग आवर गुड चीफ मिनिस्टर, कि वो एक रोड पे लाइट लगा के और फिर सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं कि जी ग्वादर जो है वो डेवलप हो गया। उस रोड के पीछे लोग पानी को तरस रहे हैं। उस रोड के पीछे 12 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू इज कि डीसैलिनेशन प्लांट्स में ऐसा हुआ कि अरबों रुपए खाए गए। ठीक है, वेयर इज अकाउंटेबिलिटी, वेयर इज एंटी करप्शन?
Yes. नाउ यू हैव टू, वहां के इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे दबा के करप्शन हुई। प्रॉब्लम ये चीजें छुपी नहीं रहती। राइट। क्यों उसमें डिले हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर हैज शाइड अवे, द डोमेस्टिक लोकल इन्वेस्टर हैज शाइड अवे कि यार उधर तो ये हो रहा है, राइट, कि मैं जाऊंगा मेरे से रिश्वत मांगी जाएगी, या मेरा प्लॉट, एक प्लॉट 2 लोगों के नाम पे होगा। ऑल दीज, दैट वाज अ क्राइसिस टाइम, रिजॉल्व दैट फर्स्ट। ठीक है, रिजॉल्व दी सोशो इश्यूज फर्स्ट, देन ऑटोमेटिकली पीपल विल कम देयर। ठीक है। अब इन स्पाइट ऑफ दैट कि वहां इशू होंगे, लेकिन अब लोगों ने वहां पे फैमिलीज को ले जाना शुरू कर दिया। दैट इज डोमेस्टिक टूरिज्म। यस, राइट। अब बिस्मिल्लाह, बिल्कुल लोग आए डोमेस्टिक टूरिज्म करें, लेकिन लोग ये भी समझें कि उनका इम्पैक्ट जब V8 गाड़ी लैंड क्रूजर में आते हैं और वो गदला पानी पीने वाले के सामने कोक की बोतल खोल के पीते हैं, तो कितनी तकलीफ होगी। ये मेरा सोचने का काम नहीं है, ये पॉलिटिशियन के सोचने का टाइम है। अब पॉलिटिशियन जब वहां रहता ही नहीं है, वो या कोयटा में बैठेगा, इस्लामाबाद में, या दुबई में, या लंदन में जाके बैठेगा, तो क्या सोचेगा इसके बारे में? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो बड़ी डिस्पैरिटी हो जाती है। देखिए, एक तरफ अगर आप देखिए रोड साइड के अगर कच्चा घर बना हुआ है, झोपड़ी, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप कोई बड़ा प्लाजा बनाएं, वो सोचेगा कि यार मेरे एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रही है सबके लिए, अगर मेरे लिए नहीं है तो फिर ये सब तो बड़े बेईमानी सी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो इसको गवर्नमेंट को जो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वेल, सरदार शौकत पोपल साहब, ये इशू ऐसा है, मामला ऐसा है, इसके ऊपर तो कई घंटे बात हो सकती है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि जो है वो थोड़ा सा आज कम हो गया, और बातें तो बहुत सारी आपसे कर, नहीं सर, नो इशू, ये तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम एक सिटिंग हम बहुत जल्द रखेंगे जिसके अंदर तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच कि फिर भी आप जो है वो हमारे साथ शो में जो है वो शरीक होते हैं और खुलकर बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, बिला ताख़ीर एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।